साबिक रॉ चीफ हैं, देखो जी, उन्होंने भी ये एतराफ कर ही लिया है। वैसे तो इंटरनेशनल फोरम्स पर उनके साबिक जितने भी ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, एक्स आर्मी ऑफिशियल हैं, सब ये कर चुके हैं, एक मुख्तलिफ अंदाज से कर चुके हैं। लेकिन साबिक रॉ चीफ ने भी ये कह दिया कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर था ये। फिर उन्होंने कहा कि जब ये वाकया हो गया और हम सबूत का डिमांड हमसे हुई और हम एक भी सबूत पेश नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यही है कि हमने खुद कराया है। ये चेक करें बस। और ये 1-1.5 महीने के बाद ये बात उन्होंने ये रिवील हुई है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इस पे तो मतलब मोदी इनको ले जाके इनका गला काट सकता है, जिस तरह का वो है बुचर। और अपने मुल्क में रह के अपने मुल्क की एक बात को मतलब दुनिया तक पहुंचाना, उसका जो है क्या कहते हैं इसको, एक्सपोज करना, अपने लीडर के प्लान को एक्सपोज करना, ये बहुत बहुत मैं कहती हूँ बहुत ही बोल्ड स्टेप है। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। वकार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। देखिए, ये कोई ऐसा हैरान कुन इंकशाफ नहीं है जो साबिक रॉ चीफ ने किया। इससे पहले भी इस तरह के इंकशाफात होते रहे, साबिक आर्मी चीफ भी कर चुके हैं। लेकिन अभी इस मौके पर जब इस खित्ते में जरा सूरत हाल ऐसी है कि टेररिज्म की बात हो रही है, जंगों की बात हो रही है, कंडेम किया जा रहा है जालिम को, इन्वेडर्स को, और भारत का ये कह देना, उनके एक्स रॉ चीफ का ये कह देना कि ये खुद ही कराया गया, लगता है ऐसा ही है। आप क्या कहेंगे? ओपनली एक्सपोजिंग। आई थिंक चीजें, थैंक यू सो मच नादिया, गुड मॉर्निंग, टाइम देने का बेसिकली जो है ये आई थिंक इस दौलत से रेफरेंस आप दे रहे हैं, उन्होंने बातचीत की है। और आपको याद होगा एक प्रोग्राम में तकरीबन 30 लगाने लगे थे, सोशल मीडिया का बंदा आया हुआ था करने। उसकी वजह ये थी, वो कहता है कि आप मेरे मुंह में अल्फाज क्यों डालना चाहते हैं। भारत ने डिस्पाइट आई वुड से जितना उन्होंने स्क्वीज किया है मीडिया को, अभी जो भी लिबरल मीडिया एंड बाय एंड लार्ज गोदी मीडिया भी रियलाइज कर रहा है कि जितने झूठ बोले गए उसमें भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इस वक्त आई वुड से कि दो जो गुंडे हैं, उसमें एक मोदी है और एक नेतन्याहू है, ग्लोबल लेवल के गुंडे हैं, जिनको पाला गया और जिनका मकसद ये था कि एशिया को कंट्रोल किया जाएगा। उनको इतनी फैक्ट्री पड़ी है कि अभी वो अपने जख्म चाट रहे हैं। और मोदी की जो इंसल्ट हुई है जब वो गया मिलने वहाँ ट्रम्प साहब को, आई थिंक जानबूझ के शायद तोड़ के चले गए थे G7 लोग कह रहे हैं एक रीजन ये भी थी कि डिडंट वांट टू सी फेस, बेसिकली डर्टी फेस। और बाद में आपने देखा कि शाह को दावत दी गई, वहाँ पे मुलाकात दी। और आई थिंक इस वक्त दो जगह पे आग लगी। एक साउथ ब्लॉक है जहाँ पे डोवल का ऑफिस है और बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉरेन ऑफिस चलता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और एक कैनेसेट है जो इजराइल में उनकी पार्लियामेंट है। दो जगहों पे इस वक्त सख्त धुआं उठ रहा है। उसकी मेन वजह ये है कि दोनों गुंडों को इतनी फैंटी पड़ी है इस वक्त उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में अभी जो आई वुड वॉइसिंग है भारत में, और ऐसा नहीं है कि भारत में सारे लोग ही भक्त है, भक्त ठीक है 35% हैं जो अंधाधुंध सपोर्ट करते हैं, दे आर ऑल्सो अवेकन्ड। और उसको देख लें, उसके बाद ममता बनर्जी है, फिर साउथ इंडिया है, इंडियन पंजाब है, ऑक्युपाइड कश्मीर है जो उनका हिस्सा नहीं है, लेकिन चले वहाँ पे कुछ ना कुछ उन्होंने अपना पॉलिटिकल लीडरशिप रखी हुई है। फिर नॉर्थ ईस्ट अभी चल रहा है, तो देयर इज अ ह्यूज पुशबैक व्हिच इज कमिंग। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इसका मतलब क्या है? ब्रिगेडियर साहब, इस जुमले का मतलब थोड़ा सा जरा इसको डिफाइन करें कि भारत के एक्स रॉ चीफ जो कह रहे हैं कि ये भारत का इंटेलिजेंस फेलियर था, जो सबूत थे वो गुम हो गए। ये इसको सिर्फ स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें अपने उसमें टर्म्स में, क्या मतलब इंटेलिजेंस फेलियर क्या होता है? दो केसेस में ये बात हो चुकी है। जो इवन आप कह रहे पुलवामा वाला इंसिडेंट, उसकी भी लोग कह रहे हैं इंक्वायरी की अपने हाथ में तायद करने पहुंची, कुछ नहीं ला सके। और उसमें तो उनके जो सिटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर पॉल मलिक, जिनको मैं सत्यानाश मलिक कहता हूँ, बहरहाल ही ऑल्सो एक्नॉलेज जो बीजेपी के थे कि भी ये सारा फॉल्ट फ्लैग था। और अभी अगर इस दौलत देखें, ये बड़े सीजन आप कह रहे रॉ हेड रहे और बड़े क्राइसिस के टाइम पे यहाँ इंडिया के रॉ हेड रहे, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट सेंसिबल पीपल। और अगर वो कहते हैं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर, तो आई थिंक उसमें एक तो इसका मतलब क्या है सर? इंटेलिजेंस फेलियर का मतलब क्या होता है? मतलब इस टर्म का मतलब क्या है कि इंटेलिजेंस फेलियर अगर हो जाए रॉ से हुआ है, क्या मतलब इस बात का? देखिए, जो इंटरनल सिक्योरिटी है या अगर कोई एक्सटर्नल लिंक था, तो दोनों एजेंसियां आयत में बड़ी है। रिसर्च एनालिसिस विंग है, इनकी आईबी है जो मेनली करती है, फिर साफ एमआई है। तो हर लिहाज से अगर एक तो यह है कि जो जगह थी, आई थिंक सबके सामने है कि 200-250 किलोमीटर दूर है पॉट से, माउंटेनस टेरेन, वहाँ 15-16 घंटे लगते हैं अगर आपने जाना है वहाँ बाय डिफरेंट मीन। तो अगर आप चेक भी कर सकते हो, हाईली मिलिटराइज जोन है। लोग कहते हैं 7 लाख, आई वुड से 1 मिलियन है पैरामिलिट्री को मिला के फोर्सेज इन ऑक्युपाइड। तो और लोग ये भी कहते हैं कि सिक्योरिटी शायद उठा दी गई थी वहाँ से।
इसका मतलब है इट वाज अ फॉल्स फ्लैग। नंबर वन, आप उनको पकड़ नहीं सके, मतलब जो प्री वार्निंग थी। नंबर टू ये है कि जब वो मार के बड़े आराम से आप कहते थे नाम शाम पूछते रहे और वो चले गए, उसके बाद यू नॉट बीन एबल टू कैच देम एंड बकौल उनके को शायद पाकिस्तान चले गए। तो हर लिहाज से वेदर इट वाज काउंटर इंटेलिजेंस कह लें, जो सिक्योरिटी, दोनों चीजें आती हैं इंटेलिजेंस की, दोनों का फेलियर है। लेकिन ना तो आप रोक लेकिन सके और ना इसमें बचा ये सके। बात वाज़ेह है, एक तो इंटेलिजेंस फेलियर ये हो सकता है जैसे कोई वाकया हो जाए और आप उसकी एविडेंस ना जमा कर सके, एविडेंस जाया हो जाए, ये इंटेलिजेंस फेलियर है। तो इससे ये इन अदर वर्ड्स कहा जाएगा भाई क्योंकि आपका इंटेलिजेंस फेलियर था इस वजह से ये वाकया हो गया। लेकिन एक वो जाविया ये है जो कि हमारा भी नरेटिव है और जो हकीकत पर मबनी है कि ये खुद कराया गया है। दोनों में बड़ा फर्क है ना सर। तो ये तो खुद ही कराया गया ना, स्टेज ड्रामा था ये एक तरीके से, जिसमें जानी नुकसान हुआ। इसका भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, बिकॉज जहाँ पे हुआ वहाँ से जो बीएसएफ की यूनिट थी वो एफआईआर तो दर्ज होगी आधे घंटे के बाद। लोग कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज होगी तो पुलिस से पहले रिएक्ट क्यों नहीं किया, लोग 45 मिनट तक बिलखते रहे, बिल्कुल तो लोग बचाए जा सकते। तो आई थिंक जो फॉल्स फ्लैग वाला एलिमेंट है ये पहले भी देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ इट। छत्तीसिंहपुरा में सिखों को शहीद किया गया और उसमें बिल क्लिंटन साहब आए हुए थे। क्यों जेडी वैंस जिस दिन पहुंचा है उस दिन आपने कराया, ठीक है। ये देयर और लिंक, और आई एम सॉरी टू से कि बीच में कोई बड़ी ताकतें इन्वॉल्व थी, बिकॉज आई थिंक उसी के रिएक्शन में फिर भारत जब हमला किया, इट वाज अगेन समथिंग वेरी सिमिलर प्लेबुक जो ईरान के साथ हो रहा है। बिल्कुल सर, आपको क्या लगता है कि तो उनका ये एडमिट करना, ऐसा बयान देना, इसका क्या मतलब है? भारत में इस वक्त क्या चल रहा है कि भारत में आई थिंक जो आई वुड से एक तो लिबरल लेफ्ट हो गया, ऑपोजिशन है, प्लस आई थिंक विद इन मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस कम्युनिटी ये सवाल कि इतना बड़ा मुल्क है, इतने रिसोर्सेज हैं और आपने सारा इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया, लेकिन जो इंटरनल है जहाँ पे आपकी कमजोरी उस पर आप की बात कर रहे हो, उस चीज को बाहर क्यों नहीं लाते? बस इस पे यहाँ तक हो रहा है कि एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए। अभी जिसका जहाज उनका गिरा तो टर्की पे इल्जाम लगाया कि आपकी मेंटेनेंस ठीक नहीं थी, जस्ट इमेजिन, क्योंकि कुछ कमियां इनकी मेंटेनेंस करती है। हालांकि उन्होंने बाद में पता चला जहाज की तो मेंटेनेंस वगैरह टर्की कमी करती नहीं। तो इतने झूठे हैं ये गोदी मीडिया को, आपने देखा इसने कराची, लाहौर और दिल्ली पता कर लिया था। इन्होंने आई थिंक बीमार कर दिए पूरे भारत को। तो इट मीन्स के बेसिकली जो डिमांड है वो पूरे भारत की डिमांड है और गोदी मीडिया या आई वुड से जो आरएसएस इसको छुपा नहीं सकती। एंड आई एम श्योर इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी भी कुछ बैक करेंगी। लेकिन मुझे बताएं सर, ये जो इंटरनेशनली माहौल चल रहा है, आप ये देख रहे हैं कि अब भारत ने ठीक है तस्लीम कर लिया उनके एक्स रॉ चीफ ने, लेकिन ये मैसेज तो दुनिया में जाता है ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाता है, बड़े बड़े ममालिक जो पावरफुल ममालिक हैं वहां जाता है, फिर वो फोर्स करते हैं कि भाई आप एग्रेसर हैं और आप विक्टिम हैं तो फिर रुक जाएं। लेकिन यहां तो अभी वर्ल्ड फोर्सेस को आप देख रहे हैं, इसराइल और ईरान की जंग में कहां पर खड़ी हुई हैं, तो भारत की तरफ से कितनी एक्सेप्टेंस हो जाए? आप समझते हैं कि ये कोई फायदेमंद हो सकता है या फिर रियलाइजेशन वर्ल्ड में होगी कि भारत को रोका जाए, इसके हाथ रोके जाए, ये दहशतगर्द है, ये इन्फिल्ट्रेट कराते हैं? ओवरऑल क्या सिनेरियो देख रहे हैं आप? आई थिंक मैं तो दोनों को लिंक करता हूँ। जो मोदी में दशा है कॉर्ड में हुंडा, एक मोदी है और एक नेतन्याहू है, दे बेसिकली केप्ट इस तरह की जो रिजीम्स है टू कंट्रोल सर्टेन एरिया लाइक साउथ एशिया है। हुआ ये है कि अल्लाह के फजल से दोनों सूरतों में पाकिस्तान ने भी इसका जबड़ा तोड़ा और अभी ईरान ने, आई थिंक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, आई विल कोट करन मैकग्रेगर और स्कॉट रिटर जो बड़े आई वुड से न्यूट्रल एनालिस्ट हैं अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि इजराइल हैज बीन डिफीटेड, मतलब ये अल्फाज है। बिकॉज इफ यू काउंट, हम लोग भी यहाँ पे टर्की से बड़ा अच्छा एनालिसिस होता है, लोगों से बातचीत होती है, 5-6 बड़े बेसेस उड़ चुके हैं उनके। देन इनकी जो पार्लियामेंट है, उसके बाद इनका जो आई वुड से मोसाद का हेडक्वार्टर है, तो शिनबेत का हेडक्वार्टर है। तो रह के अभी नेतन्याहू जो रो रहा था अभी कल, और वो अफ्रेड भी माइंड जो ग्रीस से कर रहा है, सॉरी जो साइप्रस है, ग्रीस का ऑक्युपाइड साइप्रस है, वहां से कर रहा है। 1 लाख के करीब इजरायली हैं रिच, वो किश्तियों में और डिंगियों में भी चलेंगे ग्रीस। ये हालत आपने देखा है जो वहाँ पे। तो मतलब बेसिकली जो ज्योग्राफी थी इजराइल की, जो सो कॉल्ड स्ट्रेंथ थी कि आयरन डोम को प्रोटेक्ट करेगा, दैट इज बिकम अ वीकनेस नाउ। बस कोई ऐसी जगह नहीं बची। और आई थिंक जो 1-2 दिन से प्लाज्मा मिसाइल फायर किए ईरान ने, जो सीजी सिस्टम है, उन्होंने टोटल सरप्राइज कर दिया और अभी वो रो रहा है। बेसिकली नाउ पूछना भी था, ये सिजील मिसाइल जो हैं जिसकी ईरान बात कर रहे हैं, ये कितने सुपीरियर हैं, क्या टेक्नोलॉजी है? आई थिंक ईरान ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया अगेन फ्रॉम द डिफेंस एनालिस्ट जो है, कि शुरू में जब सिक्योरिटी डोम का डिफेंस और एरो सिस्टम है और उसके अंदर इवन अमेरिका के पैट्रियट लगे हुए, वो ओल्डर मिसाइल्स मारते रहे। उसके अंदर लेट्स से अगर 100 मिसाइल फायर होता तो जरा बेहतर टेक्नोलॉजी वाली, तो एक तो ओवरवेल्म हो गया सिस्टम जो है और फिर फिजिकली भी डैमेज हुआ। अभी जो है उसकी वर्जन आ रही है। नंबर 1 खैबर शिकन है, उसके बाद आपने देखा
फतह 1, और इंटरेस्टिंगली हमारे मिसाइल का नाम भी फतह 1 भारत की टुकाई में इस्तेमाल हुआ और उनका भी है। तो अभी आई सिजील इज बेसिकली एन इंटरकॉन्टिनेंटल या मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, वेरी हाई टेक्नोलॉजी। और इसमें आपने देखा है जो वीडियोज आई हैं, इसके अंदर एक प्लाज्मा वो क्रिएट करता है हीट, और मल्टी फ्यूल है, यानी आप इसको अगर डिटेक्ट भी कर सकते हैं तो आप इसको एंगेज भी कर सकते हैं। और फिर ये वॉर हेड लॉन्च करता है 8 से 10 मजीद, इसका मतलब टारगेट पे जाके 8 से 10 मिसाइल और विद मैक 10, यानी आवाज की रफ्तार से 10 से 15 गुना ज्यादा स्पीड के साथ जब वो चलता है, बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और इससे कल बड़ी तबाही की है, और ये हाइपरसोनिक ही हो गया, फिर तो हाइपरसोनिक हो गया ना। ये हाइपरसोनिक कैटेगरी में जब जाके फाइनल इसके रिलीज होते हैं, मैंने बताया उसमें मल्टीपल वॉर है। और इसका सिमिलर हमारे पास बाय द वे है जो अबाबील सिस्टम है, इट इज वेरी सिमिलर टू सिजील सिस्टम। पर उस पे बाद में इंशाल्लाह बात होगी, पाकिस्तान के पास भी। बाकी ईरान की डेप्थ बहुत ज्यादा है मिसाइल सिस्टम की। एक तो माउंटेनस एरिया है, बहुत बड़ी बड़ी रेंजेस हैं पहाड़ों की, और वहाँ पे उन्होंने इन टनल्स बना के पूरे पूरे शहर बनाए, और अभी उसमें आ रही है खबरें कि खवातीन ऑपरेट कर रही हैं मिसाइल सिस्टम जो है पार्ट ऑफ इट। तो इसका मतलब बड़ा इंटीग्रेटेड है। सर आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं? कैलेंडर तो इस साल का वही है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1941 का वही कैलेंडर रिपीट हो रहा है। आपको लग रहा है कि आप वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3? ये देखिए, इसमें सिर्फ दो ही आई वुड से एलिमेंट्स हैं, एंटिटीज चाहती थी। उसमें एक डेफिनेटली ज़ायनिस्ट गवर्नमेंट है नेतन्याहू की, दूसरा नियोकॉन्स है अमेरिका में। अभी कल परसों इसका इंटरव्यू है अपना टेड क्रूज का, जो सेनेटर है, और उससे सवाल पूछा गया जी कि आप हमला तो कराना चाहते हो तो आबादी कितनी है ईरान की? तो कहता मुझे नहीं पता। तो कहा जी आप ही नहीं है, यू आर कंसीडरिंग देम एज बेबीज, और आप रोकना चाहते हैं। अभी देयर इज अ ह्यूज कैंपेन मेरे ख्याल में जो चल रही है, बिकॉज रिजल्ट सामने आ गया है कि अगर ये कंटिन्यू रहता है तो इजराइल जो है डिफीट हो जाएगा, और अगर अमेरिका इसमें आता है तो उसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। कल रशिया और चाइना सिग्नलिंग कर दी है बड़े सॉफ्ट तरीके से कि आप पीछे हट जाए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये जिन वीडियोस का हवाला देख रहे हैं उसमें वाकई अगर लोगों को पता ही नहीं है कि ईरान की डेमोग्राफिक्स क्या हैं, कितने लोग हैं, कितनी है, उसका रकबा कितना है, ज्योग्राफिकल जो उसकी लोकेशंस हैं वो कहाँ हैं, टेरेन कैसा है जी, लोग किस तरह के, कुछ नहीं पता। उनका एक होता है आई डोंट नो, वी डोंट नो एंड वी डोंट केयर। तो ये जो वी डोंट केयर है इनको महंगा पड़ गया। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो अब नादिया ब्रेक लेना हमने, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो ईरान और इसराइल की मजीद बात करेंगे, फिर हम दीगर टॉपिक्स पे। और ये जो 1941 और ये 2025 का जो कैलेंडर है जितना सिमिलर है, इस पे भी वीडियोस कुछ देखिए, उस पे भी बात करेंगे। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग।